नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम कॉटन के बाजार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कॉटन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज, मुझे बुलाने के लिए। सर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो कॉटन के इंपोर्ट पर लगी 11% ड्यूटी को हटाने पर विचार हो रहा है। सर ऐसे में क्या लग रहा है कि कॉटन इंडस्ट्री की ओर से इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग क्यों उठ रही है? देखिए ब्रिज, पहला चीज आप समझिए कि हमारे यहाँ पे अभी भी जो प्रोडक्शन के नंबर आते थे वो 350 55 के आसपास थे। अब ये गिरने स्टार्ट हो चुके हैं। अब इंडस्ट्री इसलिए भी करी कि पहले भी हमने देखा ओपन अप हुआ, क्योंकि जिस ढंग से रॉ मटेरियल के कॉस्ट जो है वो अब बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिसकी वजह से अगर इम्पोर्ट ड्यूटी में हटते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से हम बोलते हैं कि जो पिछले साल भी हमने ELS एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल इंपोर्ट किया था, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लिए जो हाई रॉ मटेरियल के कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं इजी हो जाएगा। सेकेंडली, एक्सपोर्ट को लेकर जिस ढंग से रुपए में गिरावट है, तो डेफिनेटली वी आर गेटिंग ए गुड अपॉर्चुनिटी के यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट जब तक रॉ मटेरियल ही हमारे महंगे रहेंगे तो हम लोग बांग्लादेश, वियतनाम, पाकिस्तान, ये जितनी भी कंट्रीज है यहाँ पे हम कंपटीशन में नहीं रह पाएंगे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। साथ में इनकी जो डिमांड भी है वो ऐसा नहीं है कि आप इंपोर्ट ड्यूटी मतलब पूरा ही ओपन कर लो, बट यहाँ पे मुझे लगता है स्पेसिफिक जो ग्रेड है उसी की डिमांड की जा रही है। जो ELS है, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपर है, जो कहीं ना कहीं हमारी रिक्वायरमेंट भी डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन से पूर्ति नहीं होती है। तो ये मुझे लगता है कि हायर कॉस्ट की वजह से ये डिमांड रखी गई है। लेकिन सर सवाल ये है कि कपास की खेती से पहले क्या सरकार इंपोर्ट ड्यूटी हटाने का रिस्क उठाएगी? देखिए, ये बहुत ही ज्यादा हम बोल सकते हैं पेचीदा सवाल हो जाएगा। बिकॉज फार्मर को देखो एक बैलेंस, सॉरी माफ कीजिए, गवर्नमेंट को एक बैलेंस एक्ट निभाना है। यहाँ पे फार्मर को भी खुश करना है और इंडस्ट्री को भी। आप जैसे मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि जो हमारे प्रोडक्शंस है वो अगर आप देखोगे तो धीरे 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 ड्रॉप होते जा रहा है। सेकेंडली, हमारी ईल्ड है वो भी ग्लोबल मार्केट के हिसाब से नहीं। और ये बिल्कुल आपका सवाल सही है कि अगर ऐसे में अगर हम इम्पोर्ट ड्यूटी में चेंजेस लेके आते हैं तो ये एक तरह का डिस्करेजमेंट रहेगा फार्मर्स के लिए। तो गवर्नमेंट को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। देखिए, इंपोर्ट के नंबर्स भी अगर आप देखोगे ना, अक्टूबर से मार्च के बीच में यहाँ पे हमने बड़ा जंप आते हुए देखा। जिस ढंग से 24-25 में लगभग 22.75 लाख बेल्स के आसपास था, वो ऑलमोस्ट डबल के करीब पहुंच गया 41.66 लाख बेल्स का, जो दिखाता है कि यस, हमारी रिक्वायरमेंट तो है। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है एक बैलेंस एक्ट में कि इसको स्पेसिफाइड कुछ वैरायटी सी अलाउड करे जो इंडिया में हम प्रोड्यूस नहीं करते, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल, जो इंडस्ट्री की डिमांड है और इंडिया ज्यादा करके हम लोग इतना प्रोडक्शन नहीं होता है। तो आई थिंक ये एक विन विन सिचुएशन हो जाएगा फार्मर्स के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। ब्रिज, सर ये भी बताइए कि मौजूदा समय में कॉटन की डिमांड सप्लाई की क्या स्थिति नजर आ रही है सर? देखिए, डिमांड सप्लाई पे पूरी कमोडिटी मूव करती है, बट पिछले 1.5-2 महीने में या हम पिछले 14 हफ्तों में जो तेजी आई है वो बेसिकली कच्चे तेल की वजह से आई है। जिस ढंग से कच्चा तेल जो $60-62 चलता था, ये हमने आज 110, ठीक है, आज तो गिरावट आके $100 पे पहुंच गए। इसी के चलते इंटरनेशनल आइस कॉटन हमने 84-85 तक जाते हुए देखा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कमोडिटी के लिए, वो होती है सप्लाई एंड डिमांड। तो टाइट सप्लाई है डोमेस्टिक मार्केट में। अभी जो अराइवल है वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। हमने देखा था मासिव इंपोर्ट्स भी होते हुए देखा था। तो कहीं ना कहीं सप्लाई एक पार्ट हो गया। दूसरा, डिमांड की अगर बात करें तो स्पिनिंग मिल्स कंसिस्टेंटली डिमांड रिक्वायर्ड है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो थोड़े रेस्ट्रिक्ट हो रहे क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा कम हो चुके थे। तो मुझे लगता है कि मिल्स अभी भी हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन पे है, तो जाना चाहिए। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए वी नीड, हम बोल सकते हैं सस्ता माल, वो एक बड़ा इम्पैक्ट है। तो अगर ये क्वालिटी जो गैप दिख रहा है अगर ये आता है तो मुझे लगता है डिमांड भी बढ़ेगी। और सामने सोइंग सीजन है तो वो आगे बताएगा। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि अभी तक सिचुएशन जो है वो ठीक ठाक है। इंडस्ट्री की डिमांड भी ठीक ठाक थी। ठीक है, ये डिमांड सप्लाई पर सर की राय है। अब कॉटन के प्राइजेस भी समझ लेते हैं। सर शॉर्ट टर्म नजरिए से कैसे देखें, कॉटन के प्राइजेस का आउटलुक क्या नजर आ रहा है? देखिए, उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, एक कच्चे तेल के साथ, एक सीजनैलिटी के साथ, और एक कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई के साथ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं
जिस ढंग से कच्चे तेल में अभी भी आज सुबह हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप से खबर आती है कि ये हमने डील कर ली है, बट ईरान कहीं पे भी पिक्चर में आकर कुछ बोलता नहीं है। तो हालांकि हमने 5-5.5% का कच्चे तेल में गिरावट देखा, जिसकी चलते आइस कॉटन में भी गिरावट है। हो सकता है ये गिरावट थोड़ी और बढ़ जाए, बट मुझे लगता है कच्चा तेल अगले 1.5-2 महीना तेजी में रहेगा, जो पॉलिस्टर या मैनमेड फाइबर को महंगा रखेगा और इसी का सपोर्ट मिलता रहेगा। दूसरा मानसून है, डोमेस्टिक मार्केट में इस बार मानसून में इस बार कमी है। अब इसका क्रॉप पे कितने यील्ड पे फर्क पड़ेगा वो डिपेंड करेगा। थर्ड आ जाता है डिमांड सप्लाई पे। तो एज ऑफ नाउ हमने देखा यूएस कोशिश कर रहा है चाइना के साथ, इंडिया के साथ कि ट्रेड निगोशिएट वापस रीइंस्टेट होए और इम्पैक्ट करे। अगर समझो 11% का इंपोर्ट ड्यूटी का जो बैरियर ये कम करता है, तो डेफिनेटली इंडिया के लिए भी थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। तो पहला है पॉलिसी डिपेंडेंसी, सोइंग का प्रोग्रेस कैसा रहेगा वो सब साथ साथ रहेगा। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि कॉटन के प्राइजेस में अगले 10-12 दिन थोड़ा सा स्टेगनेंसी रहेगा, मार्केट दायरे में रहेंगे, बिकॉज सोइंग कैसे आनी है, यूएस इंडिया यूएस चाइना के रिलेशंस कैसे रहेंगे और कच्चा तेल कैसा रहेगा ये डिपेंड करेगा। बट कुल मिला के कोई फ्री फॉल जैसी सिचुएशन नहीं रहेगी, भाव में लोअर लेवल पे बाइंग वापस लौटती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये सर की राय है प्राइजेस को लेकर कॉटन के। सर एक आखिरी सवाल रहे, अगर किसी को वायदा बाजार में किसी एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ है रिकमेंडेशन में? मुझे लगता है पूरे कमोडिटी पैक के अंदर सोने चांदी में भी वॉल्टिटी है, कच्चा तेल नेचुरल गैस इनमें भी वॉल्टिटी है, बट सेफ्टी जो दिखाई दे रही है वो मुझे एग्री में दिखाई दे रही है, जहाँ पे कैस्टर जून वायदा 6550 पे ले सकते हैं, 6500 के स्टॉप लॉस है, 6650 का टारगेट रहेगा। स्विंग भी है लेकिन मानसून का इम्पैक्ट है। हल्दी के अंदर हमने पिछले हफ्ते अच्छी गिरावट देखी थी, बट अब प्राइजेस ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। 16200 में लेके चलेंगे, 15900 के स्टॉप लॉस से 16600 का टारगेट रहेगा। धनिया के अंदर भी हमने देखा 13800 का हाई लगाने के बाद गिरावट तो आई है, बट प्राइजेस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो 12600 में लीजिए, 12300 का स्टॉप लॉस लगाइए, 13000 का टारगेट रहेगा। लास्ट मसाले में से ही उभर कर आता है जीरा। जीरे में फॉल अच्छा था, 19000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट ले रहा है, 19200 के ऊपर लीजिए, 19000 के स्टॉप लॉस से 19700 तक का टारगेट रहेगा। कुल मिला के मसाला और कैस्टर ये आपके रडार में आज रहना चाहिए। ठीक है, ये सर की राय है। जीरा, धनिया, हल्दी, कैस्टर सीड 4 ट्रेडिंग कॉल दिए गए जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। देखिए ब्रिज, आज हमने कमोडिटीज में फ्यूचर्स की बात की है, तो मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, कमोडिटी में जब भी आप निवेश करते हैं जोखिम तो रहता है, बट इक्विटी जैसा ही रहता है। बचने का सबसे अच्छा साधन स्टॉप लॉस लगाइए और सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें निवेश करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यह हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर विस्तार से बातचीत की जाती है। इस बार हमने कॉटन पर चर्चा की है, उसके मार्केट को समझा, प्राइस आउटलुक पर भी बातचीत की गई, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए गए हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।